बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज का। वेस्ट इंडीज की कंडीशन है T20 सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम की इन यूएस से, और अब वेस्ट इंडीज का रुख कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग सेशंस भी हमें देखने में, बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग की मशकें भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने की हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि मौसम जो है वो खासा गर्म है वहाँ पर। बहरहाल लेट्स सी क्या बात है। अहमद सईद साहब, वेस्ट इंडीज़ ने शाहिद होप की कप्तानी में अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान का स्क्वाड भी हमने देखा। प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है? क्या बाबर आजम जो हैं वो तीसरे नंबर पर खेलने के लिए तैयार हैं? बाबर आजम पर बहुत सी उम्मीदें लगाती हैं, और बाबर आजम पर इस सीरीज में प्रेशर भी होगा, क्योंकि ओडीआई सीरीज में परफॉर्मेंस की बिना पर उनका T20 में सिलेक्शन हो सकता है। ये भी अजय प्रेम की गजब कहानी है। तो ज़रा बताएं ना बाबर आजम की। आप ही कहते हैं कि ऑलमोस्ट तमाम सीरीज में बाबर की वहाँ पर सेंचुरीज हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस बात पर शुक्र अदा करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को एक रोज़ा मैच मिल गया है, क्योंकि अब तो ओडीआई मैचेस जो है वो गिनने पड़ते हैं उंगलियों पर, कि पाकिस्तान ने इस साल में 4, 5, 6 मैच खेलने, ओडीआई इतने ही मिलते होते हैं। और बाबर आजम के लिए ये फॉर्मेट इसलिए भी सूटेबल है कि बाबर आजम सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं इस फॉर्मेट के अंदर। और वेस्ट इंडीज़ के रिकॉर्ड की अगर बात करें, 2017 में उन्होंने दौरा किया था पाकिस्तान के साथ वेस्ट इंडीज़ का, तो वहाँ पर भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। उस वक्त भी उनकी बैटिंग एवरेज जो है 51 थी ओडीआई क्रिकेट के अंदर। तो ये जो मैच खेला जाना है, ये खेला जाना है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, जो ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम है, जो प्रिंस ऑफ पोर्ट ऑफ स्पेन ब्रायन लारा के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो ये वहाँ पर पाकिस्तान का मैच खेला जाना है। अब आप ये देखें कि अगर हम पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को कंपेयर करने का कहते हैं कि दोनों ये जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो T20 पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तो मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि जिस स्टेडियम में पाकिस्तान कल ओडीआई मैच खेलेगा, यहाँ पर पाकिस्तान ने अब तक कुछ भी नहीं खेला हुआ है। अच्छा। और वेस्ट इंडीज़ जो कि होम टीम है इस सीरीज के अंदर, उसका ये हाल है कि उन्होंने इस ग्राउंड के ऊपर सिर्फ एक ओडीआई मैच खेला हुआ है। वाह। इतने कम मैचेस जो है वेस्ट इंडीज जो है वो खेलती है, और उस एक ओडीआई मैच में भी इनको 200 रन से शिकस्त हुई थी इंडिया के अगेंस्ट, जिसमें इंडिया की टीम ने 351 रन स्कोर कर दिए थे पहले बैटिंग करते हुए। 4 प्लेयर ने जानिब से फिर 50 स्कोर की थी। 52 गेंदों पर 70 रन की इनिंग खेली थी हार्दिक पांड्या ने। तो ये हाल है वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का भी। ये तो अगला सवाल ही आपने जाया कर दिया कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है स्टेडियम में। 2007 से जो है वो इसकी इनॉग्रेशन चूंकि हो चुकी हुई है इस स्टेडियम की। 2017 के कैरेबियन प्रीमियर लीग का जो फाइनल हुआ था वो भी यहाँ हुआ था। लेकिन आप देखें कि ओडीआई क्रिकेट में दोनों टीमों की जो रैंकिंग है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की, वो ये बता रही है कि ये दोनों ओडीआई क्रिकेट कितना कम खेलते हैं। और इस ग्राउंड पर पाकिस्तान कोई मैच नहीं खेला, और वेस्ट इंडीज होम टीम होने के बावजूद भी सिर्फ एक मैच अब तक उन्हें ओडीआई का यहाँ पर खेला हुआ है। 24 T20 इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर जरूर हो चुके हैं। अच्छा, अब अगर प्लेइंग 11 ही की हम बात करें तो बाबर आजम का तो आपने बता दिया है। कप्तान मोहम्मद रिजवान ओपनिंग किससे करवा रहे हैं? अगर आप इसको हम अलाइन करते हैं, ओडीआई में ओपनिंग साइम अयूब। देखिए, डेफिनेटली साइम ने जो आखिरी ओडीआई सीरीज खेली थी साउथ अफ्रीका के अंदर, उसमें भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी किया था। ये एक सवाल बहरहाल है, क्योंकि ओपनिंग तो इन्हें बाबर आजम से भी करवा दी थी साउथ अफ्रीका के अंदर भी और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी, लेकिन उस वक्त माइक हेसन कोच नहीं थे, उस वक्त जावेद मियांदाद जो है वो कोच थे। और महसूस ही होता है कि माइक हेसन जो है वो स्पेशलिस्ट के ऊपर बिलीव ज़रा कम रखते हैं। तो हो सकता है कि बाबर की हमें पोजीशन इसके ऊपर नीचे होती हुई नजर आए, लेकिन बाबर की जहां तक बैटिंग कैपेबिलिटीज़ का ताल्लुक है उसमें ये दिखाई देता है कि माइक हेसन को भी पाकिस्तान की T20 क्रिकेट की फॉर्मेशन देखते हुए और पाकिस्तान के फ्यूचर कैलेंडर को देखते हुए बाबर आजम की ज़रूरत अपनी वाइट बॉल टीम के अंदर महसूस हो रही है। तो हो सकता है कि वो उन्हें ऐसी स्टेबल पोजीशन फराहम करें इस सीरीज़ के अंदर कि जो उनके लिए आसान हो, जहां पर बैटिंग करना, जहां पर वो यूज टू भी हों, और इस सीरीज़ में परफॉर्म करके फिर वो जिस तरह से आपने कहा कि T20 में पाकिस्तान के लिए एशिया कप के अंदर नुमाइंदगी कर सकें। बाबर आजम के तो ज़्यादा इम्कान इसी बात के ही दिखाई दे रहे हैं कि वो नंबर 3 के ऊपर ही बैटिंग करते हुए हमें दिखाई देंगे, जो कि उनकी पसंदीदा पोजीशन भी है। अच्छा, अब टॉप पे आपने बता दिया। साइम के साथ ओपन कौन करने जा रहा है? तीसरे नंबर पे अगर हम बाबर को रखते हैं, चौथे पर रिजवान को रखते हैं, सलमान अली आगा जाए वो 5वें नंबर पर जाते हैं, हसन नवाज का चांस बनता है मिडिल ऑर्डर में? देखिए, हसन नवाज तो मिडिल ऑर्डर के तौर पर ही हैं। हसन नवाज गो के ओपनिंग भी करते रहे हैं, लेकिन हसन नवाज का जो ओपनिंग का अच्छा, ओपनिंग में सबसे ज्यादा फरहान आ सकते हैं साइम के साथ? बिल्कुल आ सकते हैं। साहबजादा फरहान अब एक एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन है, और साहबजादा फरहान तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत खेले हुए हैं, डोमेस्टिक भी बहुत खेले हुए हैं। इस तरह के प्लेयर को तो आप जिस भी फॉर्मेट में खिलाएं वो आमतौर पर कारकर्दगी दिखाता है। तो साहबजादा फरहान ने अगर आप T20 की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ओडीआई की टीम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर साहबजादा फरहान को मेरा ख्याल है T20 कारकर्दगी की बुनियाद पर ओडीआई टीम में जगह मिलनी चाहिए व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर। और ओडीआई तो वैसे ही हमें चूंकि बहुत कम मिलता है, तो साहबजादा फरहान का कोई जिस तरह से आप हमारी जो टीम है वो डेटा रिलायंट टीम बन गई है, तो इनका तो डेटा होगा नहीं बेचारे का, क्योंकि तो ओडीआई खेले नहीं है। तो फिर इनको T20 के परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर ओडीआई की टीम में होना तो चाहिए। लेकिन हमें हर नई सीरीज के अंदर हर नए ओपोनेंट के अगेंस्ट कुछ चंद चढ़ाने की चूंकि आदत है,
तो मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कि मोहम्मद हारिस जो है वो कीपिंग कर रहे हैं या साहिबजादा फरहान, इसमें सूटेबल कौन रहा है? देखिए मोहम्मद रिजवान इस चीज में चूंकि मौजूद है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो हारिस की जगह नहीं बन रही, तो हारिस की जगह तो यहाँ नहीं बन रही है। स्टार्ट अगर आप इस तरह से ले लें, साइम और साहिबजादा के साथ आप ओपन चले जाएं, तीसरे नंबर पे बाबर आजम आ जाएं, चौथे पे मोहम्मद रिजवान आ जाएं, पांचवें पे सलमान अली आगा आ जाएं, तो हसन नवाज छठे पे बनते हैं या नहीं बनते? देखें डेफिनेटली हसन नवाज को भी चांस तो मिलना चाहिए, क्योंकि या हारिस या हसन ये हो सकता है मिडिल ऑर्डर में। अगर टीम में उनको रखा है और इस टीम में जाहिर है कि उनकी वही जगह है जिस टीम में जहां पर पहले इफ्तिखार अहमद आकर बैटिंग किया करते थे, तो मेरा ख्याल है कि हसन नवाज को भी खिलाने का शायद इस स्टेज में चांस लेंगे और उस चांस के बाद जो है वो ये फैसला होगा कि इन्हें हमने ओडीआई में कैरी करना भी है कि नहीं करना। और महसूस यही होता है कि इसी सीरीज को एक तजर्बा बनाकर उन्होंने जो है वो हसन नवाज को टीम में शामिल किया है, क्योंकि हसन नवाज का इससे पहले कोई T20 के अलावा कोई करियर नहीं है। चंद एक उनके फर्स्ट क्लास मैचेस हैं और 13 या 14 गालिबन वो लिस्ट के मैचेस खेले हुए हैं, तो एक्सपीरियंस तो उनका रेलेवेंट जो फॉर्मेट है उसका को बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के पास क्योंकि इस वक्त ऑप्शन बहुत ही कम है, खासतौर पर मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें, हर प्लेयर जो है वो टॉप ऑर्डर में आकर खेलना चाहता है, उसके लिए प्लेयर्स जो है वो तैयार हुए हैं। और जिस तरह से ये चैंपियंस कप के अंदर और डोमेस्टिक टीमों के अंदर भी टीम्स की फॉर्मेशन बनती रही हैं, उसमें भी हमें उस तरह से कोई टैलेंट नज़र नहीं आता है मिडिल ऑर्डर के अंदर। तो हसन नवाज भी हमें उस रोल के अंदर नजर आते हैं, खासतौर पर जब उनसे पहले 3-4 स्टेबल बैटर हैं, बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, सलमान अली आगा हैं, ये सारे वो प्लेयर हैं जो इनिंग्स को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो ये अपने उस रोल के अंदर के 40 ओवर के बाद ये जो एंड पर आकर जो ऑन स्लॉट करना होता है उसमें हसन नवाज काम आ सकते हैं पाकिस्तान के। इसमें एक फैक्टर अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि माइक हैसन शायद मोहम्मद नवाज या फ़हीम अशरफ जैसे ऑलराउंडर्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं इस तरह के प्लेयर्स के ऊपर जो सिर्फ एक रोल निभाते हैं। तो देखना पड़ेगा कंडीशंस के मुताबिक किस तरह से वो अपनी फॉर्मेशन को बनाते हैं। हसन नवाज को चांस तो मिलना चाहिए इस चीज़ में। लेट्स सी जी, हो सकता है कि प्लेइंग 11 जो है वो आज ही शेयर कर दी जाए, क्योंकि पहले माजी में हमने देखा 3 दिन पहले ही प्लेइंग 11 आ जाती रही है पाकिस्तान की। इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान किसी तरीके से जो है वो साइडलाइन पे हो जाए, खा वो कोई भी गेम हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, और इससे हटकर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान को साइडलाइन पे करना। लेकिन पाकिस्तान में जो अब सिस्टम है वो किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो लॉस एंजल्स 2028 में पहले बात हो रही थी, जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है, भारत पूरी कोशिश कर रहा है, मैं सही साहब, कि पाकिस्तान की एंट्री ना हो। पाकिस्तान हार मानने को तैयार नहीं है। राशिद लतीफ़ साहब ने कहा कि जनाब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास मेडल हासिल करने की, ये हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। वैसे क्या राशिद साहब ने मजीद क्या कहा है, क्या तरीकाकार होना चाहिए अब? देखें अभी तो ये जाहिर है कि स्पेकुलेशंस हैं कौन वहाँ जाएगा और कौन वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल डेट कोई नहीं आई है कि कट ऑफ डेट ये है कि इसके बाद जो टीम में रैंकिंग में टॉप 6 पर होंगी वो क्वालिफाई कर देंगे। अमूमन ये बात जो है वो 1 साल पहले तय हो जाती है। अगर हम बाकी स्पोर्ट्स को देखें, क्रिकेट जो कि उससे रेगुलरली ओलंपिक्स का हिस्सा नहीं बनती है, इसलिए शायद इस किस्म की रेगुलेशन अभी तक उन्होंने नहीं बनाई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मशवरा बता दिया जा रहा है कि चूंकि अभी तक इसकी डेट नहीं आई है और आपके पास रैंकिंग को इम्प्रूव करने का इम्कान भी है, तो इस इम्कान से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और पाकिस्तान को दीगर बोर्ड्स को भी साथ मिला के एक लेटर लिखना चाहिए ओलंपिक्स कमेटी को, और उन्हें तजवीज़ देनी चाहिए कि जो T20 वर्ल्ड कप होना है फरवरी-मार्च 2026 में, उसकी जो रैंकिंग्स होंगी, उसकी जो स्टैंडिंग्स होंगी, उसकी बुनियाद पर यह तयन किया जाए कि 2028 की जो ओलंपिक्स हैं उसमें कौन कौन सी टीमें जो है वो शरीक होंगी। तो ये एक ऑप्शन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी रैंकिंग को बेहतर करे और इसमें जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जाए।